अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम ये गिब्रेलिन कैसे पड़ गया, तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट कि दिस हार्मोन वाज पर्टिकुलरली फर्स्ट डिस्कवर्ड और फाउंड, if I'm not mistaken, it was found in a particular insect. I don't know. I just have forgotten कि किस में पहले फाउंड हुआ था, एंड द नेम ऑफ दैट स्पीशी इज गिब्रेला फ्यूजिकोराए, गिब्रेला फ्यूजिकोराए, ठीक है। एंड फ्रॉम दैट स्पीशी नेम द नेम इज राइव्ड गिब्रेलिन बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम दैट। तो गिब्रेलिन जो है वो प्राइमरीली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या प्राइमरी फंक्शन ऑफ गिब्रेलिन क्या होता है? यू शुड नो दिस बाय नाउ दैट गिब्रेलिन इज mainly responsible for cell division, mainly responsible for cell division, मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है ये किस लिए है? सेल डिवीजन के लिए। अब आप कहेंगे सेल डिवीजन के लिए तो ऑक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सिन का अगर आपको याद हो कि ऑक्सिन का जो मेजर रोल आ रहा होता है वो आ रहा होता है प्राइमरी ग्रोथ के अंदर, विच इज़ अ मेन फेज। उसके बाद जो फर्दर मैचुरेशन के बाद ग्रोथ होती है वहाँ पर जो डोमिनेटिंग रोल होता है वो गिब्रेलिन का होता है, ठीक है। तो आई शुड से हियर डोमिनेंट हार्मोन ड्यूरिंग इट इज अ डोमिनेंट हार्मोन ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ फेज। जो सेकेंडरी ग्रोथ फेज आता है उस दौरान ये बड़ा ही डोमिनेंट हार्मोन होता है। थर्ड पॉइंट इन इंट्रोडक्शन यू नीड टू रिमेंबर इज रिस्पॉन्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फॉर सीड जर्मिनेशन। ये जो रोल है ना सीड जर्मिनेशन का, ये गिब्रेलिन का इंडिपेंडेंट या गिब्रेलिन का स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि आपको ऑक्सिन में नज़र नहीं आता। कि जब सीड को जर्मिनेट करना होता है तो उस जर्मिनेशन में भी दिस गिब्रेलिन प्रोवाइड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यू कैन से दैट गिब्रेलिन के बगैर सीड की जर्मिनेशन नहीं हो सकती है। एंड जाहिर है जब सीड की जर्मिनेशन ही नहीं होगी तो नया प्लांट नहीं बनेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू फंक्शंस के सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरीली ड्यूरिंग द सेकेंडरी फेज ऑफ द ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई सीड को जर्मिनेट करना होता है तो इट कैन नॉट अकर विदाउट गिब्रेलिन, ठीक है। तो इन फैक्ट वी हैव टू डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल एज वेल। ये वाला पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बट बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स टॉक अबाउट फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। गिब्रेलिन क्या है कि इट्स ऑब्वियसली अ हार्मोन एंड पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। तो बेसिकली the allele which is responsible to make a functional enzyme, and with that functional enzyme X is very important in the synthesis of gibberellin. So there is an allele called Le, capital Le, Li allele. This capital Le allele is the normal allele in plants which is responsible to secrete a functional or make functional enzyme, and that functional enzyme X is going to synthesize gibberellin. Directly gibberellin synthesis नहीं हो रहा, indirectly this Li allele is responsible in the synthesis of gibberellin, ठीक है, this Le. Whereas normally by default we also have seen this allele, which is not dominant. Obviously this is a recessive allele, this is not the dominant one, this is the recessive one obviously. And this recessive allele is going to produce a dysfunctional enzyme. This is not going to produce a normal enzyme, this is going to produce a dysfunctional enzyme, and therefore जो आपका वो होगा गिब्रेलिन होगा उसकी synthesis properly नहीं हो पाएगी। तो if any plant has got this combination Le,
ठीक है, it is going to be a normal plant, ठीक है. But if any plant is having this combination capital Le and small le, this is going to be a heterozygous, but as the normal allele is dominant one, therefore this plant will also be a normal plant. Whereas if defective alleles are homozygous, the homozygous condition is accidentally achieved and in defective allele, देखो ना यहां पर क्या रिजल्ट होगा, नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, यहां पर भी नॉर्मल ग्रोथ. But if both the alleles are defective, if both the alleles are these a small le recessive homozygous condition is there, then it means that there is no functional enzyme which is going to play, which has to play its role in the synthesis of gibberellin. So therefore these type of plants will lack gibberellin and therefore ये नहीं कहेंगे कि वो आगे ग्रो ही नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ऑक्सिन तो होगा, तो under the action of auxin they will grow, but obviously they will not reach to their maximum approximate average height जो normally इनमें होती है, because normal average height is achieved when auxin and gibberellin both works. अगर auxin work कर रहा है, सिर्फ primary growth उसने अच्छी करा दी, लेकिन secondary growth में जाके plant will survive on the growth function, अपनी height को बढ़ा नहीं सकेगा, अपनी width को बढ़ा नहीं सकेगा, and therefore we call them dwarf. वो क्या हो जाएंगे, LE will result in the formation of dwarf plants. जैसे आपने नीम ट्री देखा है, अब नीम ट्री इज अ ह्यूज प्लांट, लेकिन लेट्स से कि नीम ट्री के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, कि आपको नीम ट्री नजर आएगा, पूरा मेच्योर ट्री न दिखेगा, बट उसकी जो एवरेज हाइट होगी वो अनयूजुअली छोटी होगी. एंड इसको हम जो है ना बड़ा एडमायर भी कर रहे होते हैं. लेट्स सपोज एक मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, जस्ट इमेजिन कि कोकोनट ट्री एक छोटे से पॉट में लगा हुआ with coconut, small coconut, so obviously this is going to be something very new. Actually it is a genetic defect in the plant, but it appears very new to us, ठीक है. And although we know that this is going to be due to absence of gibberellin, and we now can extract gibberellin from different types of animals also. This is not present in plants, not present in humans, but different kinds of insects have this hormone. तो हम क्या करते हैं, अब now we can extract gibberellin from them, or even we can extract gibberellin from the other plants and we can give injection of gibberellin, क्योंकि जो डिफेक्टिव एलील थी उसकी वजह से क्या हो रहा है, गिबरेलिन सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ रहा था. तो जब गिबरेलिन सिंथेसिस हो जाती है तो ऑब्वियसली जो डॉर्फिज्म है वो प्लांट का ट्रीट किया जा सकता है. ऑल्दो कि हम उसको नॉर्मली ट्रीट नहीं कर रहे होते, हम अनलेस अंटिल उसकी फ्रूटफुलनेस पे इफेक्ट आ रहा हो, हम उसे नॉर्मली तो उसको बल्कि ऑर्नामेंटल खूबसूरती के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक अमेजिंग, इट लुक्स लाइक अ मिरेकल के इतना बड़ा ट्री उतना ही फल दे रहा है बट छोटे साइज में, ठीक है ना. तो बट वी कैन ऑब्वियसली ट्रीट दीज काइंड ऑफ प्लांट थ्रू एक्सटर्नल गिबरेलिन, और वो गिबरेलिन से जब आप उसको ट्रीट करोगे तो जो डॉर्फिज्म है वो कैन बी रिमूव्ड इजीली एंड प्लांट में रीच टू द एवरेज जो उसकी नॉर्मल हाइट होती है. सो दैट्स द बेसिक डिस्कशन अबाउट गिबरेलिन. सो द LE इज द एलील विच रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल एंजाइम, एंड देन this small LE is a defective allele that is going to result in the production of dysfunctional enzyme which will not be able to synthesize gibberellin obviously. ठीक है, तो just note it down up till now, and then उसके बाद फिर हम particularly this role we'll discuss this particular role of gibberellin in seed germination. Just note this information down and we'll move forward then. ओके गाइज, अगर आपने लोग नोट कर लिया है तो जस्ट लेट मी रब दिस एंड वी शुड मूव टू द रोल ऑफ गिबरेलिन इन सीड जर्मिनेशन. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अच्छा, इनफैक्ट दिस गिबरेलिन रोल इज
एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन योर सिलेबस। एक तो आज आप यहाँ पढ़ रहे हो और एक जाकर ये आएगा आई थिंक इनहेरिटेड नहीं जेनेटिक जीन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, एंड वहाँ पर मैं आपको फिर ये पढ़ाऊंगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर ये एक अलग एंगल पर आएगा, बट दिस वुड बी द सेम डिस्कशन एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर मी ओवर देयर। जब मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे आंसर करो कि क्या बात हमने पढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस नाउ द रोल ऑफ गिबरेलिन इन सीड जर्मिनेशन। Role of gibberellin in seed germination. तो let's draw it, let's understand this diagrammatically, तो वो काफ़ी easy हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो let's draw the diagram quickly. Let's say this is a seed. Let's say this is a seed here. And just let me quickly draw some basic parts of seed. Let's say this is embryo sac and this is the cotyledon of the seed. Okay, let's quickly label them. अच्छा, ये हमारे पास सीड कोट आ गया। ये एम्ब्रियो है जो कि इस वक्त डोरमेंट पड़ा हुआ है। सीड इज अंडर द फेज ऑफ डोरमेंसी, जहां पर सीड इनएक्टिव हुआ है और वो इंतजार कर रहा है फेवरेबल कंडीशंस की। फेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी तो फिर सीड ने जर्मिनेट करना है, ग्रो करना है इनटू अ सीडलिंग एंड देन अल्टीमेटली इनटू द प्लांट। तो उससे पहले सीड कंडीशन क्या है? दिस इज सीड कोट और टेस्टा and this is the embryo which is silent right now and this is the cotyledon। यहाँ पर जो है ना reserve food store हुआ है and that reserve food is basically nothing but starch। reserve food क्या है भाई? starch है। and why starch is there? because obviously plant is going to need this starch to convert this starch into glucose and then that glucose will be oxidized to produce energy and that energy will be used to grow this embryo। आप समझ रहे हो कि starch is there। क्यों है starch यहां पर? जरा समझिएगा। starch has to convert into glucose ultimately responsible to produce energy which will be used by this embryo to grow। so this should be the function which should be occurring in the active seed। ये फंक्शन एक्टिव सीड में होना चाहिए जो अभी ऑब्वियसली नहीं हो रहा क्योंकि सीड डोमिनेंट है। स्टार्च इज देयर व्हिच अल्टीमेटली इज नीडेड टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से इट शुड कन्वर्ट इनटू टू गिव एटीपी एंड दैट एटीपी शुड देन बी यूज्ड बाय द एम्ब्रियो टू ग्रो। ठीक है जी। अच्छा, ये जो लेयर है ना कॉटिलिडन में, ये कॉटिलिडन में एक प्रोटीन्स की लेयर है जिसको हम एल्यूरोनिक लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आई शुड राइट इट हियर। दिस इज एल्यूरोनिक लेयर एंड एल्यूरोनिक लेयर इज द लेयर बेसिकली जो क्या करने वाली है, जरा समझिएगा कि it is going to produce messenger RNA। this is going to produce messenger RNA for
amylase, which ultimately will translated into amylase, and that amylase is going to catalyze the conversion of starch into glucose. So I'm just connecting things. This is the seed. Alluronic layer has to make messenger RNA for amylase. That messenger RNA should be translated into amylase. I should write it here, translation. Translation into amylase, and then amylase again hydrolyze starch into glucose, which is oxidized to ATP. ये फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर देखो अल्टीमेट एम क्या है, जब सीड ने ग्रो करना है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दैट ग्रोथ. वो एनर्जी कहां से आएगी? स्टार्च के ब्रेकडाउन से. स्टार्च ब्रेकडाउन कब होगा? जब अमाइलेज बनेगा. अमाइलेज कब बनेगा? जब मैसेंजर आरएनए फॉर अमाइलेज बनेगा, जो नहीं बन रहा. अब सवाल है क्यों नहीं बन रहा? आप समझ गए, कनेक्ट कर पाए हो? जब ये बनेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा तो ये ब्रेक होगा इनटू दिस एंड दैट विल बी यूज्ड बाय दिस एम्ब्रियो टू ग्रो. ठीक है, तो अभी ये बन ही नहीं रहा, ये नहीं बन रहा, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा. ठीक है, एंड व्हाई इट इज नॉट, ये मैं बहुत डिटेल में जाके स्पेसिफिक पॉइंट्स को टच कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे. एंड आई रियली होप कि आपको वाकई कोई कंफ्यूजन बाकी न रहे. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट देयर इज अ स्पेशल ग्रुप मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूं इस तरह से. देयर इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हियर which are called DELA proteins. There is a special group of proteins in here, DELA proteins, and actually these DELA proteins have stopped the transcription of messenger RNA from alluronic layer या by alluronic layer. ये DELA proteins क्या कर रहे हैं? They are basically inhibiting alluronic layer कि वो क्या करें? ट्रांसक्रिप्शन करें. किसकी? मैसेंजर आरएनए की. आप A2 में वो ट्रांसक्रिप्शन सब आपको पता है ऑलरेडी. तो एक्चुअली एल्यूरोनिक लेयर वो लेयर है जिसको ट्रांसक्राइब करना है मैसेंजर आरएनए को फॉर अमाइलेज, बट डेला प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स व्हिच आर नॉट लेटिंग दिस फंक्शन हैपन. दे have inhibited the alluronic layer, and they have inhibited in such a way that the alluronic layer is not able to synthesize messenger RNA. obviously फिर ट्रांसलेशन into amylase नहीं हो रही, ऑब्वियसली हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही, और उसके बाद एटीपी नहीं बन रहा. तो दिस इज द कंडीशन इन द नॉर्मल डोरमेंट सीड. जो डोरमेंट सीड होता है, जो अंडर डोरमेंसी फेज है, जो इनएक्टिव फेज है, उसमें ये कंडीशन बनी हुई है कि सब कुछ एक डेला प्रोटीन्स पर बेस कर रहा है. अब सवाल ये पैदा होगा कि इस पूरी डिस्कशन में कहीं पर भी मैंने गिबरेलिन का जिक्र तो किया ही नहीं. तो अब गिबरेलिन का जिक्र कब आएगा? जब जर्मिनेशन करनी होगी, जब जो है ना वो डोरमेंसी को ब्रेक करना होगा. तो हाउ दैट्स हैपन? तो फर्स्ट वी नीड फेवरेबल कंडीशंस. जब लेट्स से बाहर कंडीशंस क्या हो जाएं, और फेवरेबल कंडीशन से मुराद क्या है कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल. देखो ना, ऑक्सीजन तो अवेलेबल होती है एयर के अंदर, लेकिन वाटर इज वन ऑफ द की. वाटर एंड लाइट आर टू मेन की फैक्टर्स जो कि सीड के लिए फेवरेबल होना यानी प्रेजेंट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू जर्मिनेशन, इन ऑर्डर फॉर जर्मिनेशन टू अकर. ठीक है ना. तो फेवरेबल कंडीशंस, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर. When sufficient quantity of water is available, then water starts entering, into the seed, and this causes swelling of the seed.
इसकी वजह से क्या होता है, सीड स्वेल अप हो जाता है एंड सीड कोट फट जाता है एंड दिस वाटर एंट्रेंस इनटू द एम्ब्रियो सैक triggers the embryo sac to release its final card and basically it is the embryo sac जिसके पास गिब्रेलिन स्टोर हुआ होता है. Here is the gibberellin. So basically what happens that when water enters to the embryo sac, then it is the time कि embryo sac को signal मिल गया कि now the conditions are favorable. And what embryo sac does then, it releases the gibberellin जो कि embryo sac में store हुआ होता है and this gibberellin directly what it does, बड़ा सिंपल सा फंक्शन करता है, it directly goes to DELA proteins and it causes the breakdown of the DELA proteins. क्या करता है ये, ब्रेक डेला प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन डेला प्रोटीन्स. ये क्या करता है, जाकर डेला प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देता है एंड आई थिंक द रेस्ट इज शुड बी वेरी क्लियर. व्हेन डेला प्रोटीन्स विल बी ब्रोकन डाउन बाय गिब्रेलिन, ठीक है, ultimately there will be no inhibition now on the alluronic layer and when there is no inhibition on the alluronic layer, so alluronic layer now can transcribe messenger RNA from amylase. Once amylase is transcribed, messenger RNA is transcribed, it will be translated into the amylase enzyme. This amylase will then hydrolyze starch into glucose which will be oxidized by the entry of oxygen. Obviously ऑक्सीजन भी एंटर करते हुए दिखा देते हैं यहां पर, ठीक है ना, एंड इट विल बी ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल एंड दैट एटीपी विल बी यूज्ड बाय दिस एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू अ सीडलिंग टू ग्रो, ठीक है, एंड दैट्स हाउ गिब्रेलिन इज वर्किंग इन द सीड एंड दैट्स द रोल. अगर आप देखें तो रोल बड़ा माइन्यूट सा है, बट विदाउट दिस माइन्यूट रोल ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है एंड दैट्स व्हाई गिब्रेलिन इज सेड टू हैव अ की रोल इन सीड जर्मिनेशन. ठीक है जी.